एवरीवन वंस अगेन दिस इज के वेलकम टू माय चैनल करण कुशवाहा। सो जैसा कि मैंने आपको एच डी यादव के यूनिट का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, बट मुझे कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर जो वीडियो क्वालिटी वो थोड़ा सा पुअर है। और मैंने सही में देखा क्या मेरे पास DSLR या प्रोफेशनल फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है, मैं नॉर्मल फ़ोन से ही आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो मैंने इस चीज़ को खुद भी देखा कि जो मेरी वीडियो की क्वालिटी थी वो थोड़ी सी लो थी। और मैं क्या करता था कि जो क्वेश्चन सेम टाइप से या थोड़े से ईजी है उसको स्किप करता था। तो बच्चों ने मुझे इस पर भी कमेंट किया कि सर हमें एक एक क्वेश्चन चाहिए, हमें उसको भी बनाने में डाउट जाता है। तो चलो कोई बात नहीं है, तो इसीलिए मैं आज से एच डी यादव बुक को फिर से सॉल्व करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं वीडियो क्वालिटी को मेंटेन करूँगा ताकि आप उसे कम क्वालिटी में अच्छे व्यू में देख पाएँ। और उससे ज़रूरी बात, हम एक एक क्वेश्चन को करेंगे। ये मेरे पास एच डी यादव की बुक है, हालांकि मैंने इसमें कवर चढ़ा दिया प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं 2018 एडिशन है और हिंदी वर्जन है, ठीक है। और इसका मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है कि मैथ्स के लिए कौन सी बुक अच्छी है, आप कितने प्राइस में ले सकते हैं, ऑनलाइन लेना है ऑफलाइन लेना है, और हर चीज़ मैंने वहाँ पे बताया। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मुझे क्वेश्चन भी आता है कि सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिगनर हूँ, तो मैं कौन सी बुक लूँ, एच डी यादव लूँ कि अरिहंत लूँ कि RS अग्रवाल लूँ, है ना। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप अपने नॉर्मल स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में मैथ्स पढ़े हो और आपको लगता है सब ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद आपने अगर एच डी यादव को एक बार प्रिपेयर नहीं किया या आप बिगनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एच डी यादव को प्रीफर करो। और अगर आपको लगता है कि आप एच डी यादव आपसे इजीली बन जा रहा है, आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप हर टाइप को पढ़ चुके हो, देन फिर आप RS अग्रवाल बुक को प्रीफर करो। देखो है क्या, RS अग्रवाल में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लोजली होता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जब आप एच डी यादव को सॉल्व कर लोगे, देन RS अग्रवाल को सॉल्व करने में आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन अगर आप सीधा RS अग्रवाल को पकड़ोगे बुक को सॉल्व करने के लिए, तो आप ऐसा समझ लो कि आप सीधा टफ चीज को पकड़ोगे, जबकि आपका बेसिक आपको क्लियर नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है कि एग्जाम में भी मैंने देखा है कि जो एच डी यादव का बुक है उससे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो किसी एक बुक को जब आप कवर करते हो ना, देखो होता क्या है, जब भी आप किसी एक बुक को कवर करोगे तो डेफिनेटली बाकी टफ से टफ बुक को जब आप सॉल्व करने जाओगे तो एटलीस्ट आपको पता रहता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, तो आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन आप डायरेक्ट टफ पे जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप बिगनर है, आपने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं किया है, तो आप एच डी यादव की बुक को प्रिफर करें। आप RS अग्रवाल की बुक को भी साथ में लेके रख सकते हो, लेकिन पहले मैं सजेशन दूंगा एच डी यादव को प्रिफर करें, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एच डी यादव की बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब मैं जो वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ वो रेगुलर बेसिस पे रहेगा। और मैं उसमें एक एक क्वेश्चन को, चाहे वो अभ्यास से पहले एग्जाम्पल के क्वेश्चन हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे कंडीशन के क्वेश्चन हो, मैं एक एक क्वेश्चन को आपको क्लियर करूंगा। और जब मेरे यूनिट का लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें मैं अपने यूनिट को कंप्लीट कर रहा हूँ, उसमें मैं आपको पूरे यूनिट का एक PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप अपने फोन में उसको ओपन करके एक क्वेश्चन को देख सकते हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने नंबर सिस्टम को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति, है ना। अब देखो अपने मैथ्स में पढ़ा होगा बॉड मास, जो कि ब्रैकेट प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइजन का रूल होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार जो संख्या पद्धति होती है उसके अंदर हम गणित के बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं, जैसे कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, धन पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, सह अभाज्य संख्या क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार वाला जो फॉर्मूला है ये क्या है। तो ऐसा अगर मैं बोलूँ तो ये गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से विदाउट बॉड मास हम गुणा भाग जोड़ घटाव नहीं कर सकते, मतलब मैथ्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसी तरीके से बिना संख्या पद्धति के हम मैथ्स को डिफाइन नहीं कर सकते कि मैं मैथ्स को कैसे लिखूं, कैसे बनाऊं, या क्वेश्चन किस तरीके से आए। उम्मीद करता हूं आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो चलो संख्या पद्धति को समझने से पहले सबसे पहले हम कुछ चीज को समझेंगे। देखो ये तो आप देखो ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप बहुत दिक्कत जाते हो। और आज जिस क्लास को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस चीज में आप बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीखोगे। चलो आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक चीज आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ऐसा हमने बचपन से पढ़ा है ना।
इकाई का मतलब क्या हो जाता है? एक। दहाई का मतलब दो संख्या। सैकड़ा का मतलब तीन संख्या, ठीक है। और हजार का मतलब चार संख्या, 10,000 का मतलब 5, 1,00,000 का मतलब 6, 10,00,000 का मतलब 7। समझ आ रहा है? जैसे इकाई एक है तो दहाई क्या हो जाएगा? 11। और मैं चलो डिजिट में लेता हूं, तो दहाई क्या हो जाएगा? 10, सैकड़ा क्या हो जाएगा? 100, हजार क्या हो जाएगा? 1,000, और 1,00,000 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। समझ आ रहा है? इस चीज को समझना। अब मैं इस चीज को क्यों बता रहा हूं ये आपको बता दूं। जैसे हम लोग एक संख्या लिए 12, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं 1200। क्या पढ़ते हैं? 1200। बट एक्चुअली में 1200 होता ही नहीं है, इसको आपको पढ़ना है 1200। 1200 मतलब सैकड़े में बात हो रही है, 100। तो देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, और ये होता है हजार, है ना। तो देखो जब आप 100 में पढ़ रहे हो तो देखो 100 में कितनी संख्या होती है? 3 संख्या होती है, लेकिन यहाँ कितनी संख्या? 4 संख्या। तो ये कैसे हो सकता है 1200? जब हम पढ़ते हैं 100 तो इसको बोलते हैं 100, 200, 300, 900 तक, या 999 तक भी बोल देते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही 999 से एक बढ़ता है तो हम इसको 1000 बोलते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा है तो इसको हम बोलेंगे 1100, ना कि 1100। लेकिन जो हमारा बोलने का टर्म है, जो हम बोलते हैं प्रचलित है, उसमें हम इसको ऐसा तरीके से बोल देते हैं। बट अगर आप नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग जाओगे, मैथ्स के अकॉर्डिंग जाओगे, तो एक्चुअली में 1100 नहीं होता, ये 1100 होता है। अगर मैं ऐसा लिखा हूं तो ये 1500 नहीं होता, ये 1500 होता है। क्योंकि आप जान रहे हो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार 100 में सिर्फ 3 ही संख्या होती है, और दहाई में सिर्फ 2 ही संख्या होती है, और हजार में सिर्फ 4 ही संख्या होती है। तो देखो यहाँ 4 संख्या, 1 2 3 4, तो ये किस में काउंट होगा? हजार में। यानी कि ये एक्चुअली होता है 1500। समझ आ रहा है? अब ये चीज मैंने क्यों बताया? क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। आपने मैक्सिमम सुना होगा इस क्वेश्चन को कि मैं सुना था, तो मैं सोचा जब मैं सुना हूं तो इस चीज को बिल्कुल यहाँ बताऊं। आपने एक चीज सुना होगा कि 12,1212 को कैसे लिखें। अगर मैं आपको बोलूं 12,1212, 12,1212 को आप कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले ये बता दूं, 12,000 ठीक है, लेकिन 1200 होता नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। तो जैसे अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो देखो क्या होगा, 12,1212 ऐसी टाइप से लिखने की कोशिश करोगे, या 12,1212 ऐसे लिखने की कोशिश करोगे, लेकिन एक्चुअली में नहीं होगा। देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि 1200 को तो हम लिख ही नहीं सकते। समझ रहे हो? क्योंकि 1200 होता ही नहीं है। तो कभी भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन करे, और ये क्यों नहीं होता ये मैंने आपको पहले इसलिए यहाँ पे बताया, ठीक है। आपको इतना समझ आ रहा होगा। तो कभी भी आगे आपको कोई भी क्वेश्चन करता है कि 12,1212 या 13,1313 या 16,1616 को आप लिख सकते हो। कभी भी 1200, 1100, 1600, 1800, 2200 आ रहा है तो ये टोटली गलत है, क्योंकि ये हम बोलने के रूप में बोल देते हैं हम इजिली सॉल्व करने के लिए। क्योंकि 2200 बोलना थोड़ा सा लंबा लेंदी हो जाता है, लेकिन 2200 बोलना इजी हो जाता है। तो हमेशा आप याद रखें, जब भी ऐसा टर्म रहेगा तो ये एक्चुअली में होता है 1200, ना कि 1200। इसलिए हम 12,1212 को नहीं लिख सकते। अगर आप लिख सकते हो तो बिल्कुल मुझे लिख के कमेंट करना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलो, ये तो था बेसिक नंबर सिस्टम, जहाँ पे हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार को समझा, और ये बहुत जरूरी है। ये नंबर सिस्टम का ऐसे समझ लो बैकबोन है ना। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, मैं आप एक एक करके लिखूंगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो मैं तुरंत आपके लिए लिख के आता हूं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, मैं रिमाइंड कर देता हूँ, हालांकि आगे हम इसको पढ़ेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा बॉड मास, जहाँ पे बी ब्रैकेट होता है, ओ ऑफ होता है, डी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, है ना। इसके बेस पे हम मैथ्स के संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाव करते हैं। तो ठीक नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति में मैंने जो अभी आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला बताया, वो तो जानना आपके लिए जरूरी है। उसके साथ ही साथ ये जो आपको 11 पॉइंट दिख रहे हैं, ये आपको जानना बहुत
जरूरी है। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, मैं आपको जेन्युइन तरीके से बता रहा हूं कि अगर आप सच में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस 11 पॉइंट को अपने दिमाग में सेट कर लो। ना ही आपको रट्टा मारना है, ना ही याद करना है, आपको इस चीज को समझना है। क्योंकि ये 11 पॉइंट सिर्फ इस यूनिट में नहीं, सिर्फ नंबर सिस्टम में नहीं, आपको पूरे मैथ्स में जब जब ये चीज आएगा तब तक आपको इसमें डाउट जाएगा अगर आप इसको नहीं समझोगे। और अगर इस 11 पॉइंट को आप समझ लिए तो आप हर जगह बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सॉल्व कर पाओगे। तो चलो समझते हैं, फटाक समझते हैं। कुछ खास नहीं है, सिंपल है, जिसको आप बचपन में दूसरी, चौथी, पांचवी क्लास से पढ़ते आए हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमें थोड़ा सा ध्यान से हट जाता है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले धन पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। कई बार इंग्लिश में आ जाता है इंटीजर नंबर्स, तो हम लोग सोचने लगते हैं इंटीजर नंबर कुछ अलग से नंबर नहीं होता, ये जो 1 2 3 4 5 है इसी को हम इंटीजर नंबर बोलते हैं ना, और कुछ खास नहीं है। तो चलो धन पूर्णांक, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, है ना। धन पूर्णांक को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। तो धन पूर्णांक क्या होता है? जो कि प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटी तक। तो ये क्या होगा? धन पूर्णांक होगा। और धन पूर्णांक को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब धन पूर्णांक होगा। और प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो हमेशा आप कंफ्यूज न मत रहना। अगर बोल दे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक, यही नेचुरल नंबर होता है। या आपको बोल दे पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6 यही पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्लियर? ठीक है, चलो आ जाओ। अब है ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? जिसमें माइनस होगा। मतलब यहाँ पे आप माइनस लगा दो, -1 -2 -3 -4 डैश 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 इन्फिनिटी तक। समझ आ गया? क्लियर? तो निगेटिव इंटीजर की जब भी बात होगी मतलब वो निगेटिव में होगा। ठीक है, अब आ जाओ, देखो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को आप क्या बोल सकते हो? वूल नंबर्स। तो वूल नंबर्स क्या होंगे? देखो पूर्ण संख्या यानी वो सब, तो देखो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक तो है, तो क्या बच गया जो हमने इसमें नहीं जोड़ा? 0। तो जब बात होती है पूर्ण संख्याएं की, तब हम 0 के साथ लेते हैं, डैश 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 इन्फिनिटी तक। समझ आया? तो जब भी आपको बोले कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्लियर? चलो अब आते हैं 4th नंबर पे, जो कि है पूर्णांक। पूर्णांक जिसको हम लोग, मैं बताया पहले ही, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर, है ना। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है? इंटीजर। तो अब फाइनली सिर्फ आपको बोल दे कि इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर क्या होता है? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्या, तीनों का जो मिक्स फॉर्म होता है उसको हम इंटीजर बोलते हैं। यानी कि इंटीजर में आपका 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ऐसे डैश डैश इन्फिनिटी तक। समझ आया? तो नेचुरल नंबर यानी कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्या, इन तीनों का जो मिक्स फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक यानी कि इंटीजर। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो आज फिर आते हैं सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर। मैं ये इंग्लिश में इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश में रिमेंबर रहता है, तो कहीं ना कहीं वो हिंदी नाम सुनते हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। या कई लोग हैं जो इंग्लिश नाम जानना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा फील होता है, तो इस कारण मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ। चलो अब आते हैं हम लोग सम संख्या। सम संख्या ने इवन नंबर, तो आप जाहिर से जानते हो वह संख्या जो कि 2 से विभाजित होती है वह सम संख्या कहलाती है। जैसे कि ले लो 2 4 6 8 10 50 60। तो देखो ये जितनी संख्या है 2 से पूरी पूरी भाग चले जाएगी, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। ये कॉमन सेंस है, इसको आप जानते हो। फिर आता है विषम संख्या। विषम संख्या को क्या बोलते हैं? ऑड। ODD होता है ना, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होगा? जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे ले लो 3 9 15 21, ये 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो जो 2 से विभाजित होगा वो सम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं होगा वो विषम संख्या। चलो ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर भाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल नंबर। क्या? डिविजिबल नंबर। भाज्य संख्या मतलब डिविजिबल नंबर। तो एक चीज याद रखना, भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से भाग चले जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो 2 4 6 8 या 50। तो देखो स्वयं यानी 2 से तो जाएगा ही, 1 से भी चले जाएगा, ठीक है।
अब ले लो 4, चलो मैं 2 को एज्यूम नहीं करता क्योंकि डेफिनेशन बताना। 4 की बात करूं तो देखो 4 खुद से जाएगा, 4 एकम 4, 4 1 से भी चले जाएगा, 1 चौक 4, लेकिन 4 2 से भी चले जाएगा, 2 दूनी 4। समझ आ रहा है? वैसे ही 6 तो खुद 6 एकम 6 जाएगा, 1 छक्के 6 भी जाएगा और 2 तिया 6 भी चले जाएगा। समझ आ रहा है? तो भाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो कि स्वयं तथा 1 के अलावा या उसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाग चले जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। दैट मीन्स डिविजिबल नंबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी इनडिविजिबल नंबर। क्या होता है? इनडिविजिबल नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से भागित नहीं होती या भाज्य नहीं होता, उसे हम इनडिविजिबल नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप 3, ठीक है, आप एग्जांपल ले लो 11, आप एग्जांपल ले लो 19। ठीक है, तो देखो 3 या तो 3 से जाएगा या तो 1 से जाएगा और किसी से भी जाएगा नहीं जाएगा। 11 या तो 11 से जाएगा या तो 1 से जाएगा और किसी से जाएगा नहीं। 19 या तो 19 से जाएगा या तो 1 से, यानी या तो स्वयं से जाएगा 1 से। समझ आ गया होगा आपको? तो भाज्य और अभाज्य संख्या में उम्मीद करता हूं अंतर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है सह अभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं को डिविजिबल नंबर। को डिविजिबल नंबर, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके गुणनखंड में एक उभयनिष्ठ हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो। तो ये डेफिनेशन आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत जा सकता है, जो कि बुक में मेंशन है। मैं आपको सीधा इसका सिंपल सा एक डेफिनेशन देता हूं। वह संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है वह सह अभाज्य संख्या होती है। मतलब जिसका एचसीएफ 1 होगा वह सह अभाज्य संख्या होगा। अब उम्मीद करता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो आगे हमारा पर्सनली एचडी यादव में यूनिट है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, तो उसमें मैं आपको डिटेल से अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो 2 और 5 है। अगर 2 और 5 का मैं आपको एचसीएफ निकालने बोलूं यानी कि महत्तम समापवर्तक, तो कितना आएगा? 1। अगर मैं आपको बोल दूं 3 और 5 का तो कितना आएगा? 1। अगर मैं आपको बोल दूं 15 और नहीं 15 ज्यादा हो गया, अगर मैं आपको बोल दूं 11 और 3 का, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 1, है ना। तो वह उभयनिष्ठ गुणनखंड या वह उभयनिष्ठ बिंदु जिनका एचसीएफ 1 होता है या जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है उसे हम सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सिंपल है। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। क्या? रैशनल नंबर। तो देखो वह संख्या जो P/Q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। जैसे कि 2/1 ले लो या 3/2 ले लो या 5 ले लो या 6 ले लो, तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। माइनस में भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 5 तो बटे में नहीं है तो इसको मैंने परिमेय संख्या में क्यों लिया? अरे भाई बटे में नहीं है तो अपॉन 1 में लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो इन सब संख्या को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं, जो कि P/Q के रूप में होता है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या मतलब इर्रेशनल नंबर। क्या? इर्रेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि √3 पाई। पाई का मान 22/7 होता है, वो अलग बात है, लेकिन पाई को एग्जैक्टली आप नहीं ले सकते। या √5 ले लो। तो देखो इस संख्या को आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर? एक क्लास में और आता है जहां पे मैंने मेंशन नहीं किया है, एक संख्या और आता है वास्तविक संख्याएं। क्या? वास्तविक संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जहां पे दोनों हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जहां पे परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो उसे हम वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2/3 भी है, √3 भी है, -√5 भी है, फिर 5/2 भी है, पाई भी है। तो ये क्या होगा? ये वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो देखो
ये कुछ 12 पॉइंट थे जो कि आपको नंबर सिस्टम के लिए समझना बहुत जरूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप इन पॉइंट को नहीं समझते हो तो आपको बहुत दिक्कत जाएगी, आपको नंबर सिस्टम आगे सॉल्व करने में ही बहुत प्रॉब्लम जाएगी। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर सिस्टम मैथ्स का एक ऐसा यूनिट है जो कि आपके हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन आता ही आता है। ये थोड़ा सा लेंदी और बड़ा और बहुत नॉलेजफुल भी यूनिट है। इसके बेस पे आगे आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ तो इस चीज़ को समझो। अगर आपको ये 12 टॉपिक और इसके बाद में 3 टॉपिक बस और बताने वाला हूँ, अगर ये क्लियर नहीं होता तो आपको बहुत दिक्कत जाने वाला है। तो चलिए आइए जल्दी से जानते हो उन 3 टॉपिक को, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इन 3 चीजों को जानना भी आपको बहुत जरूरत है। ये क्रमागत आपको नहीं दिख रहा होगा, इसमें रोशनी आ रहा होगा, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ ना, ये है क्रमागत संख्या। ठीक है, तो देखो इस चीज को हम लोग समझते हैं। क्रमागत संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है, यानी कि क्रम से आने वाली संख्या। तो क्रमागत संख्या का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या, जैसे कि 2 3 4 5 6 7, या अगर 11 से स्टार्ट करोगे तो 11 12 13 14, है ना। तो जो संख्या क्रम से आती है उसे हम क्रमागत। देखो इसमें है कुछ नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। और आप अगर इस सिंपल चीज को सिंपल तरीके से नहीं समझोगे तो जब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाला है। तो क्रमागत संख्या यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, वह संख्या जो क्रम से आती है उसे हम क्रमागत संख्या बोलते हैं। और अगर आप एक ध्यान देखोगे तो आपको एक चीज समझ आएगा कि क्रमागत संख्या में निकटतम या पास के 2 संख्या के बीच का अंतर देखोगे तो 1 मिलेगा। किसी भी 2 संख्या को ले लो, अगर आप 2 और 3 को लो तो इसके बीच का अंतर कितना है, 1। अगर आप 4 और 5 को लो या 3 और या किसी भी 2 संख्या को ले लो तो उनके बीच का अंतर कितना है, 1। यानी कि एक चीज तो मेरे को क्लियर हो गया कि कंसेक्यूटिव नंबर यानी कि क्रमागत संख्या में हमेशा 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है ना। तो चलो इसमें क्या फायदा होता है मैं ये बता दूं। अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं कि माना कि कोई क्रमागत सम नहीं, मैं माना कि कोई क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाती है, x+1 जोड़ देते हैं इसमें। तीसरी क्रमागत संख्या x+2, चौथी क्रमागत संख्या x+3, पांचवी क्रमागत संख्या x+4। तो ये होती है क्रमागत सम संख्या। अगर आपको आगे चल के फॉर्मूला भूल जाएगा कि क्रमागत सम संख्या का फॉर्मूला, तो ये होगा x, x+1, x+2, x+3, x+4, जैसे जितना आपको दे दे। अगर 10 क्रमागत सम संख्या देगा तो पहला x मानोगे तो दूसरा x+2, तीसरा x+3, ऐसे 10वां होगा x+9। तो समझ आ रहा है, देखो सिंपल सा है, अभी आप समझ जाओ। चलो अब आते हैं क्रमागत सम संख्या जिसको हम बोलेंगे कंसेक्यूटिव इवन नंबर। क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, चलो तो क्रमागत सम संख्या क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखो क्रमागत सम संख्या क्या होती है, क्रम से आने वाली सम संख्याओं को हम क्रमागत सम संख्या कहते हैं। जैसे कि देखो 10 12 14 16 18 20 22, तो देखो ये क्रमागत रूप से सम में आ रही है ना। और अगर आप ध्यान दोगे तो क्रमागत सम संख्या में, दैट मीन्स कंसेक्यूटिव इवन नंबर में, किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच का अंतर आपको कितना मिलेगा, 2। कितना मिल रहा है, 2। ठीक है, तो इतना तो चीज क्लियर हो गया कि क्रमागत सम संख्या में किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 2 होता है। अब इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, माना कि पहली क्रमागत सम संख्या x हो तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी, x+2। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ क्रम से आ रहा था लेकिन यहाँ सम संख्या ने 2 के बीच का अंतर आता है, इसलिए x+2। ठीक है, तीसरी क्या हो जाएगी, x+4, चौथी क्या हो जाएगी, x+6, पांचवी क्या हो जाएगी, x+8, ऐसे डैश 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 बढ़ते जाएगा। समझ आया, ये था एक दूसरा कॉन्सेप्ट। अब इस समझ जाओ तीसरा, क्रमागत विषम संख्या की क्रमागत विषम संख्या क्या होता है। तो देखो क्रमागत विषम संख्या में क्या बोलते हैं, क्रम से आने वाली विषम संख्याओं को क्रमागत विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 13 15 17 19 21, 13 से पहले भी ले सकते थे 11। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्रम से संख्या आ रही है लेकिन ये विषम है, सम नहीं है। तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ भी कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। यानी कि क्रमागत विषम संख्या में भी किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो रहा है भैया, 2 हो रहा है।
तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो माना कि पहली क्रमागत रिजर्व संख्या x है, तो दूसरी क्या होगी x+2, तीसरी क्या होगी x+4, चौथी क्या होगी x+6, पांचवी क्या होगी x+8, छठवीं क्या होगी x+10। तो जो क्रमागत सम संख्या है और क्रमागत विषम संख्या है, उन दोनों का फॉर्मूला तो एक ही बनता है, लेकिन डेफिनेशन और नंबर्स अलग अलग होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसको हमें समझना जरूरी था, वो इतना ही था। इससे पहले जो मैंने इकाई दहाई सैकड़ा वाला बताया, 10 से 12 पॉइंट बताया, और ये 3 पॉइंट। इसके बाद अब हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस में, यानी कि अभ्यास प्रश्न में कूदने से पहले, देखो नंबर सिस्टम में अभी क्या दिया आपको, 14 टाइप्स के कंडीशन दिए हुए हैं, यानी कि 14 टाइप्स के कंडीशन दिए हुए हैं, जिसमें आपको ये बताएगा कि इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो हम उस 14 टाइप्स के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। उसमें हम कुछ नए फॉर्मूले को पढ़ना जानेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। लेकिन उन सब को जानने से पहले आपको मैंने अभी तक इतना जब बताया वो जानना जरूरी है। तो क्योंकि आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, चीज़ों को बता रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा रहा था, तो यहाँ तक ही मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। हम अपने नेक्स्ट क्लास में उन 14 कंडीशन में से पहले कंडीशन से स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपका काम का है, अगर आप ITI के स्टूडेंट से, चाहे आप गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं मानता हूँ अभी रेलवे के एग्जाम का कोई माई बाप नहीं है, कब होगा कब नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो, घर में बैठे हो, फ्री हो, और अगर आप पढ़ने में थोड़ा सा आपका मन लगता है, तो बिल्कुल आप तैयारी करते चलो। मैं भी जॉब भी करता हूँ, फ्री टाइम में फिर ये वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, ताकि जो लोग काम करते, जिन लोगों को पढ़ने के लिए समय नहीं है, जिन लोगों के पास कोचिंग जाने के लिए पैसा नहीं है, वो एक अच्छे यूट्यूब में एक अच्छे एजुकेशन से अपने डाउट क्लियर कर पाएँ और अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। तो चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो करण कुशवाहा को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप इस वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला जो आप इससे पहले नहीं जानते थे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको क्या सीखने को मिला, और वो नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूँगा। ठीक है, तो खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए, सेफ रहिए, घर में रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, शनो के ओवर एंड ऑन।